नमस्कार दोस्तों। एसपीटी गवर्नमेंट कॉलेज सरदार शहर के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं विनेश जैन, असिस्टेंट प्रोफेसर एबीएसटी। आज हम सीमांत लागत लेखांकन के बारे में बात करेंगे। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, लागत को मोटे रूप में दो भागों में बांटा जाता है, स्थायी लागत और परिवर्तनशील लागत। स्थायी लागत वह है जिसका उत्पादन की मात्रा से कोई सीधा संबंध नहीं होता। उत्पादन से के घटने या बढ़ने से स्थायी लागत घटती बढ़ती नहीं है, एक मुश्त स्थिर रहती है। और परिवर्तनशील लागत वो है जो उत्पादन की मात्रा के साथ कम ज़्यादा होती रहती है। जैसा कि डायग्राम में आप देख रहे होंगे, ए बी लाइन जो है वो फिक्स कॉस्ट लाइन है, स्थायी लागत रेखा है, जिसके अंदर हमारी स्थायी लागत यहाँ पे 5,000 रुपये दिखाई गई है। उत्पादन की मात्रा से ये इरेलीवेंट है, उत्पादन की मात्रा के साथ इसका कोई लेना देना नहीं है। जब 100 यूनिट का उत्पादन हो रहा है तो भी 5,000 है, 200 का, 300 का तो भी 5,000 रुपये ही स्थायी लागत है। दूसरी ओर आप देख रहे हैं, एक ऊपर उठती हुई रेखा है ओ पी, ये वेरिएबल कॉस्ट लाइन है, परिवर्तनशील लागत रेखा है। इसके अंतर्गत आप देख रहे हैं जैसे जैसे उत्पादन की इकाइयाँ बढ़ रही हैं वैसे वैसे ये परिवर्तनशील लागत भी हमारी बढ़ रही है। 100 यूनिट का जब उत्पादन हो रहा है तो ये 5,000 है, 200 यूनिट का जब उत्पादन हो रहा है तो ये 10,000 है, और 300 यूनिट का उत्पादन होने पर ये 15,000 है। तो अपने कह सकते हैं कि स्थायी लागत एक मुश्त होती है, स्थिर रहती है, इसका उत्पादन की मात्रा के साथ कोई संबंध नहीं होता। और दूसरी ओर परिवर्तनशील लागत उत्पादन की मात्रा के साथ ऊपर नीचे होती रहती है। सामान्यतः जैसे जैसे उत्पादन बढ़ता है वैसे वैसे कुल परिवर्तनशील लागत बढ़ती जाती है, और उत्पादन जितना भी हो कुल स्थायी लागत जो है स्थिर रहती है। ये तो होगी कुल स्थायी लागत और कुल परिवर्तनशील लागत की बात। अब दूसरी ओर हम देखें कि प्रति इकाई स्थायी लागत पर क्या प्रभाव पड़ता है उत्पादन का। तो जैसे जैसे उत्पादन की मात्रा अपने बढ़ाते हैं तो प्रति इकाई स्थायी लागत हमारी कम होती जाती है, क्योंकि आप जानते हैं कि स्थायी लागत जो है स्थिर है, एक मुश्त है, और उत्पादन की मात्रा अगर बढ़ती जाएगी, इकाइयों की मात्रा, उत्पादित इकाइयों की मात्रा बढ़ती जाएगी तो प्रति इकाई फिक्स कॉस्ट जो है हमारी कम होती जाएगी। दूसरी ओर परिवर्तनशील लागत है, जैसे जैसे उत्पादन की मात्रा बढ़ाते हैं उसी अनुपात में जो है हमारी परिवर्तनशील लागत सामान्यतः बढ़ती रहती है, और जो है स्थायी लागत प्रति इकाई उत्पादन बढ़ने के साथ साथ घटती जाती है। या यूँ कह सकते हैं कि जैसे जैसे उत्पादन बढ़ाते हैं तो परिवर्तनशील लागत की प्रति इकाई जो है खर्च है वो सामान्यतः समान रहता है, आनुपातिक रूप से ही बढ़ती है परिवर्तनशील लागत। लेकिन स्थायी लागत जो है कार्मिक रूप से उत्पादन बढ़ाने पर घटती जाती है। जैसे आप देख रहे हैं कि जब 100 यूनिट का उत्पादन हो रहा था तो प्रति इकाई स्थायी लागत 50 रुपये थी। जब 200 इकाई का उत्पादन होने लगा तो प्रति इकाई स्थायी लागत जो है 25 रुपये हो गई। 300 यूनिट का उत्पादन होने पर प्रति इकाई स्थायी लागत 16 रुपये 66 पैसे हो गई। इस प्रकार आप देख रहे हैं कि जैसे जैसे उत्पादन बढ़ रहा है वैसे वैसे स्थायी लागत प्रति इकाई जो है घटती जा रही है। और दूसरी ओर परिवर्तनशील लागत जो प्रति इकाई है वो आप देख रहे हैं कि 100, 200 या 300, तीनों स्थितियों में, तीनों ही उत्पादन के स्तरों में 50 रुपये प्रति लागत पे स्थिर बनी हुई है। ये तो होगी स्थायी और परिवर्तनशील लागत की बात। अब अगर बात करें अपने सीमांत लागत किसे कहते हैं, सीमांत लागत है क्या वास्तव में, तो एक उत्पादक एक निश्चित स्तर पर उत्पादन कर रहा होता है, या कहूँ कि एक विक्रेता एक निश्चित स्तर पर बिक्री कर रहा होता है, उत्पादन कर रहा होता है। तो उत्पादक जब किसी वस्तु को बनाता है तो अगर वो चाहे कि मैं जितनी वस्तुएं बना रहा हूँ उससे एक वस्तु ज़्यादा बनाऊँ, और एक वस्तु ज़्यादा बनाने पर उसकी जो कुल लागत में वृद्धि होगी वही सीमांत लागत है। तो सीमांत लागत अपने कह सकते हैं कि किसी वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई प्राप्त करने के लिए जो खर्चा उसका बढ़ता है, उत्पादक का उत्पादन पर जो खर्च बढ़ता है वो उस वस्तु की सीमांत लागत होगी। जैसे अपने यहाँ देखें कि अपने 100 यूनिट बना रहे हैं और 100 यूनिट बनाने पे हमारी कुल लागत टोटल कॉस्ट जो है 5,000 रुपये आ रही है, और हम सोचें कि अब 101 यूनिट बनाएं, 101 यूनिट बनाने पर हमारी मान लीजिए टोटल कॉस्ट 5,000 से बढ़कर 5,040 रुपये होगी। तो ये जो 40 रुपये बढ़े हैं ये हमारी अतिरिक्त इकाई की क्या है, सीमांत लागत है। तो ये सीमांत लागत क्या हुई, एक अतिरिक्त इकाई प्राप्त करने के लिए जो ज़्यादा खर्चा करना पड़ता है उत्पादक को वो सीमांत लागत है। तो यहाँ 40 रुपये हमारी मार्जिनल कॉस्ट है, सीमांत लागत है। मार्जिनल कॉस्ट को फार्मूले के अगर रूप में अपने लिखना चाहें तो लिख सकते हैं कि कुल लागत में वृद्धि बटा कुल इकाइयों के उत्पादन में वृद्धि, यानी प्रति इकाई जो लागत में वृद्धि हुई है वो हमारी जो है सीमांत लागत है। वो आपने ये देखा कि सीमांत लागत कैसे निकालते हैं। इसके साथ आपको ये भी समझ में आ गया होगा कि सीमांत लागत के अंदर स्थिर लागत का कोई योगदान नहीं होता, क्योंकि जो लागत बढ़ती है प्रति इकाई उत्पादन बढ़ाने से वो परिवर्तनशील लागत ही होती है, क्योंकि स्थिर लागत जो है इकाइयाँ बढ़ाने से
अगर अतिरिक्त इकाइयों का उत्पादन करते हैं तो स्थिर लागत नहीं बढ़ती, केवल परिवर्तनशील लागत ही बढ़ती है। तो इस प्रकार से सीमांत लागत जो है वो बढ़ी हुई परिवर्तनशील लागत ही होती है। तो ये हमें क्लियर होना चाहिए कि सीमांत लागत में स्थायी लागत का हिस्सा नहीं होता, यह परिवर्तनशील लागत ही होती है। अब दूसरी बात करने, जब अपने लागत की गणना करते समय या लागत का लेखांकन करते समय स्थायी और परिवर्तनशील में भेद नहीं करते, सारी की सारी लागतों को उत्पादन पर समान रूप से भारित करते हैं, तो उस संपूर्ण लागत विधि जिसे अपने कहते हैं, तो वैसी स्थिति में अपने क्या करते हैं कि सारी लागत को एक मुश्त मानते हैं, चाहे स्थायी हो चाहे परिवर्तनशील हो, और उसे कुल इकाइयों की संख्या से, उत्पादित इकाइयों की संख्या से भाग दे करके अपने दिखाते हैं कि प्रति इकाई इतनी लागत आ रही है। दूसरी ओर सीमांत लागत में अपने देखते हैं कि जो जो बढ़ी हुई इकाइयाँ हैं उनके ऊपर अपना परिवर्तनशील खर्चा कितना बढ़ा है, उस आधार पर अपने प्रति इकाई सीमांत लागत निकालते हैं। नीचे टेबल में एग्जाम्पल के रूप में दिया गया है, वो आप देखेंगे कि वर्तमान में मान लीजिए 1000 यूनिट्स का उत्पादन हो रहा है, उसके ऊपर जो है हमारी परिवर्तनशील लागत आप देख रहे हैं 35,000 रुपये आ रही है, जिसमें से प्राइम कॉस्ट 30,000 और वेरिएबल ओवरहेड 5,000 रुपये है। तो टोटल परिवर्तनशील लागत कितनी आ रही है? 35,000 रुपये। और हमारी यहाँ पे फिक्स कॉस्ट है 15,000 रुपये। तो टोटल कॉस्ट जो होगी 1000 यूनिट्स की वो होगी 50,000 रुपये, और कॉस्ट पर यूनिट अपने देखें तो वो 50 रुपये आ रही है। ये वर्तमान स्थिति है। अब मान लीजिए उत्पादक को और ऑर्डर मिल जाता है तो वो 200 अतिरिक्त इकाइयों का उत्पादन करना चाहता है। तो 200 अतिरिक्त इकाइयों का उत्पादन करने से उसकी जो परिवर्तनशील लागत जो है प्रति इकाई, जो कि पहले 35 रुपये प्रति इकाई आ रही थी, सॉरी हाँ 35 रुपये प्रति इकाई आ रही थी, तो वो 200 अतिरिक्त इकाइयों के लिए कितनी हो जाएगी? 7,000 रुपये, जिसमें से 6,000 रुपये प्राइम कॉस्ट है और 1,000 रुपये वेरिएबल ओवरहेड है। तो टोटल जो है परिवर्तनशील लागत बढ़ी हुई कितनी होगी? 7,000 रुपये। और अब 1200 इकाइयों की परिवर्तनशील लागत की बात करें तो वो हो गई है 35 और 7 42,000 रुपये। तीसरे कॉलम में आप देख रहे हैं 1200 इकाइयों की कुल परिवर्तनशील लागत हो गई है 42,000 रुपये। अब फिक्स कॉस्ट की बात कर लें, 200 जो अतिरिक्त इकाइयाँ उत्पादन कर रहे हैं जिनके ऊपर 7,000 रुपये परिवर्तनशील लागत आ रही है, उन पर फिक्स लागत कितनी आएगी? स्थायी लागत कितनी आएगी? कुछ नहीं आएगी, क्योंकि उत्पादन की इकाइयाँ बढ़ने पर स्थायी लागत नहीं बढ़ती है। तो स्थायी लागत यहाँ कुछ नहीं आएगी, डैश लगा हुआ, यानी स्थायी लागत इन 200 अतिरिक्त इकाइयों पर कुछ भी हमारी अकर नहीं हुई है। कोई एक्स्ट्रा लागत हमारी 200 इकाइयों पर स्थायी लागत के रूप में नहीं लगी है। तो कुल जो स्थायी लागत पहले भी 15,000 थी और अब 200 इकाइयाँ बढ़ने के बाद भी 15,000 हैं। अगर बात करें कुल लागत की, कुल लागत जो पहले 1,000 इकाइयों पर 50,000 आ रही थी, अब 7,000 रुपये अतिरिक्त लागत हो गई है 200 इकाइयों की, तो कुल लागत अब हो गई 57,000 रुपये। तो ये स्थिति बन गई है। अब अपने प्रति यूनिट लागत की बात करें, पर यूनिट कॉस्ट की बात करें, तो अगर सीमांत लागत पद्धति से देखें तो हमारी जो है 200 इकाइयों के लिए 7,000 रुपये लागत लगी है, क्योंकि इसमें सिर्फ परिवर्तनशील लागत होती है सीमांत लागत विधि में। तो 7,000 रुपये जो हमारी लागत लगी है 200 इकाइयों के लिए, तो प्रति इकाई सीमांत लागत कितनी होगी? 35 रुपये। और अगर अब अवशोषण लागत विधि का उपयोग करते हैं तो अब तीसरे कॉलम में देखेंगे 57,000 रुपये हमारी लागत लगी है 1200 इकाइयों पर, तो प्रति इकाई लागत क्या आ गई? 47 रुपये 50 पैसे। तो इस प्रकार अंतर आपके सामने स्पष्ट है। अवशोषण लागत विधि में हमारी प्रति इकाई लागत कितनी आ रही है? 47 रुपये 50 पैसे। और सीमांत लागत विधि में हमारी प्रति इकाई सीमांत लागत कितनी आ रही है? 35 रुपये। दोस्तों ये अंतर है सीमांत लागत और अवशोषण लागत का। अब चूंकि आपको पता है कि स्थायी लागत वो है जो लग चुकी है, जिस दिन हमने प्लांट लगाने का निर्णय लिया, प्लांट लगाया, उसी दिन ही प्लांट के जो स्थायी खर्चे हैं वो लग चुके हैं। अब हम उत्पादन करें या ना करें, या उस उत्पादन क्षमता के प्लांट के अंदर कम क्षमता का उत्पादन करें, ज़्यादा का करें, लेकिन हमारी स्थायी लागत वो फिक्स है। अब जो लागत लग चुकी है, जिसको अपने चाहकर भी वापस नहीं कर सकते, तो वो हमारे निर्णय प्रक्रिया का हिस्सा नहीं हो सकती। वो एक तरह की डूबत लागत है, वो लग चुकी है, वो स्थायी लागत हमारी खर्च हो चुकी है। इसी एग्जाम्पल में देखें तो 15,000 रुपये हमारी स्थायी लागत खर्च हो चुकी है। और मान लीजिए इस उत्पादन क्षमता 15,000 में हमारी 2,000 यूनिट हो, तो 1,000 यूनिट बना रहे हैं तो भी 15,000 रुपये लग रहे हैं, 1200 यूनिट बना रहे हैं तो भी 15,000 रुपये लग रहे हैं, अगर कल को 1500 यूनिट बनाए तो भी 15,000 रुपये लगेंगे। तो 15,000 रुपये हमारी जो फिक्स कॉस्ट है, तो वो हमारे निर्णय को प्रभावित नहीं करती, क्योंकि वो तो हमने खर्च दी। अब हमें हमारे निर्णय को वास्तव में कौन प्रभावित करता है? परिवर्तनशील लागत, सीमांत लागत। अब मान लीजिए सीमांत लागत विधि के अनुसार हमारे पास 35 रुपये प्रति इकाई की अतिरिक्त लागत आ रही है, और हमें बाजार में कोई ऑर्डर मिल रहा है, कहीं से कोई असाइनमेंट मिल रहा है, वो है हमें कहते हैं कि हम 45 रुपये प्रति यूनिट आपको देंगे।
अगर हम सीमांत लागत विधि से देखें तो हमें घर पे क्या कितने रुपए की पड़ेगी, अब ये 35 रुपए की यूनिट पड़ेगी। हमें 10 रुपये प्रॉफिट होगा तो हम 45 रुपये वाला वो ऑर्डर ले लेंगे, क्योंकि 45 रुपये हमें मिल रहे हैं और हमारे खर्च 35 ही हो रहे हैं। और अगर हम अवशोषण लागत विधि का उपयोग करें तो हम कहेंगे नहीं, हमारे तो 47.5 रुपये तो घर पे पड़ रही है चीज़, हम कैसे 45 में बेच दें, तो हम ऑर्डर को कैंसिल कर देंगे। लेकिन जो दूसरे वाली स्थिति होगी वो गलत है, क्योंकि स्थायी लागत को हम उसमें शामिल कर रहे हैं जो कि हमारी लगी रही है। अगर हम ऑर्डर लें या ना लें, वस्तु बनाएं या ना बनाएं, उसमें स्थायी लागत तो हमारी खर्च हो ही रही है, तो वो निर्णय में शामिल किए जाने योग्य नहीं है। इसलिए क्या करेगा प्रबंधक, सीमांत लागत को शामिल करेगा। सीमांत लागत के आधार पर निर्णय लेगा, जो बता रहा है कि 35 रुपये प्रति इकाई लागत हमारी सीमांत लागत आ रही है। अगर हमें ऑर्डर इससे ज़्यादा मूल्य का मिलता है तो वो हमें ऑर्डर ले लेना चाहिए, भला ही वो अवशोषण लागत से कम में भी हमें पैसे मिलते हों। तो इस स्थिति में आपने देखा होगा कि 45 रुपये पर यूनिट के हिसाब से हमें ऑर्डर मिल रहा है और सीमांत लागत विधि के अनुसार हम ऑर्डर ले लेंगे, क्योंकि हमें प्रॉफिट हो रहा है, 35 रुपये हमारा खर्चा आ रहा है। लेकिन अगर अवशोषण को देखें तो अवशोषण लागत को देखें तो 47 रुपये 50 पैसे खर्चा आ रहा है, तो हमें यहाँ अवशोषण लागत को नहीं देखेंगे, नहीं देखना चाहिए। हमारा निर्णय जो सही आएगा वो सीमांत लागत के आधार पर ही आएगा, और सीमांत लागत के आधार पर जब हम निर्णय लेंगे तो हमें 10 रुपये प्रॉफिट होगा, वो हमारे लिए निर्णय जो है उपयुक्त निर्णय होगा। इसलिए निर्णय विधि में इस यहाँ जब ऑर्डर जो कॉस्टिंग में निर्णय अपने लेते हैं कि भी ऑर्डर लें या ना लें, या कई बार ऐसा निर्णय होता है भी वस्तु को यहाँ अपने आप प्लांट में बनाएं या बनी बनाई ले लें, इस तरह के निर्णय लेने में सीमांत लागत विधि का उपयोग करते हैं, क्योंकि इसमें स्थायी लागतों को शामिल नहीं किया जाता, क्योंकि स्थायी लागतों को शामिल करने का कोई मकसद नहीं है। स्थायी लागतें हम पहले से खर्च कर चुके हैं, चाहे हम उत्पादन करें चाहे हम उत्पादन ना करें, वो लागतें हमारी खर्च होनी ही है, वो हमारे निर्णय का हिस्सा नहीं हो सकती। लेकिन जो लागतें वास्तव में अब एक्स्ट्रा खर्च होंगी वो ही हमारे निर्णय का खर्च हिस्सा बनेंगी। और एक्स्ट्रा लागतें कौन सी खर्च होंगी, सीमांत लागत उसको बोलते हैं, एक्स्ट्रा लागत को। तो इस प्रकार से सीमांत लागत विधि में हम इस प्रकार से निर्णय लेते हैं, जिसमें हम डिसीजन लेते हैं कि वस्तु का ऑर्डर लेना या वस्तु का उत्पादन करना या वस्तु को बाहर से बना बनाया खरीदना, इनमें से कौन सा ऑप्शन, कौन सा विकल्प हमारे लिए लाभप्रद होगा। अभी आगे अपने देखेंगे सीमांत लागत लेखांकन विधि में ही आगे क्या आता है, सम विच्छेद विश्लेषण। इसका आधार सीमांत लागत लेखांकन ही है। सीमांत लागत लेखांकन के अंतर्गत ही हम सम विच्छेद विश्लेषण करते हैं। सम विच्छेद विश्लेषण में वास्तव में अपने क्या देखते हैं, हम उत्पादन या विक्रय की मात्रा का वो स्तर देखते हैं जहाँ पे हमारी सभी स्थायी लागतों की पूर्ति हो जाए। कहने का मतलब है कि उत्पादन का वह स्तर या विक्रय की मात्रा का वह स्तर जहाँ हमारा ना तो हमें लाभ हो रहा है ना ही हमें कोई हानि हो रही है। मतलब उत्पादन का एक ऐसा बिंदु मिल जाता है ब्रेक इवन पॉइंट में, जिसमें जितना उत्पादन अगर अपने करते हैं या जितनी वस्तुओं की बिक्री अपने करते हैं तो उस स्तर पर आकर के हमारा कोई लॉस नहीं होता, ना ही कोई प्रॉफिट होता है। तो हमें कम से कम उतना उत्पादन या उतनी बिक्री करनी ही पड़ेगी ताकि हमारा कोई लॉस ना हो। उसके ऊपर जब अपने उत्पादन करेंगे तब हमारा प्रॉफिट होना हमें शुरू होगा। तो सम विच्छेद विश्लेषण में कई इसके घटक हैं, जिनमें से सबसे पहला है अंशदान, कंट्रीब्यूशन। कंट्रीब्यूशन अपने किसे कहते हैं, सेल्स में से अगर अपने वेरिएबल कॉस्ट को कम कर दें, सेल्स में से अपने वेरिएबल कॉस्ट को कम कर दें तो पीछे जो बचेगा वो हमारा क्या होगा, अंशदान होगा, कंट्रीब्यूशन होगा। और कंट्रीब्यूशन तो अपने को पता चल गया ये है। अब कंट्रीब्यूशन के भी घटक हैं। कंट्रीब्यूशन किन चीज़ों का मिलकर बना हुआ है, अगर फिक्स्ड कॉस्ट और प्रॉफिट को अपने जोड़ दें तो वो जो अमाउंट आएगी वो हमारी कंट्रीब्यूशन हो जाएगी। कुल मिलाकर के सेल के 3 घटक हैं। बेसिकली 2 घटक होते हैं, एक तो सेल में लागत मूल्य शामिल होता है और एक लाभ शामिल होता है। अब लागत को अपने 2 भागों में बांट देते हैं, स्थायी लागत और परिवर्तनशील लागत, और तीसरा हो गया लाभ। तो इस प्रकार से सेल के अपने 3 घटक हो गए, एक तो वेरिएबल कॉस्ट, एक फिक्स्ड कॉस्ट, एक और प्रॉफिट हो गया हमारा। अब सेल्स में अगर वेरिएबल कॉस्ट अपने निकाल दें तो पीछे क्या बचेगा, फिक्स्ड कॉस्ट और प्रॉफिट बचेगा। ये जो फिक्स्ड कॉस्ट और प्रॉफिट का योग है या फिक्स्ड कॉस्ट और प्रॉफिट है, यही हमारा अंशदान है। यानी अंशदान हमारे फिक्स्ड कॉस्ट और प्रॉफिट के जोड़ के योग के बराबर होता है। तो सेल के 3 घटक हैं, ये अपने को अच्छी तरह से क्लियर होना चाहिए कि सेल के 3 घटक हैं, वेरिएबल कॉस्ट, फिक्स्ड कॉस्ट और प्रॉफिट। इनमें से कोई एक कम करके हमारे पास बचे हुए 2 आ जाएंगे। तो अपने वेरिएबल कॉस्ट जैसे ही सेल्स में से घटाएंगे हमारे पास कंट्रीब्यूशन आ जाएगा। कंट्रीब्यूशन क्योंकि प्रॉफिट और फिक्स कॉस्ट का योग होता है। ठीक है, अब अपने एक एग्जांपल से देखते हैं कंट्रीब्यूशन की गणना कैसे करेंगे। मान लीजिए सेल है किसी की 10,000 रुपये, फिक्स कॉस्ट आ रही है 2,000 रुपये, वेरिएबल कॉस्ट आ रही है 5,000 रुपये और प्रॉफिट उसको हो रहा है 3,000 रुपये। तो सबसे पहले फार्मूले में से अपने क्या करेंगे, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट, हमारे पास कंट्रीब्यूशन आ जाएगा। तो सेल्स है 10,000 रुपये और वेरिएबल कॉस्ट है 5,000 रुपये, जो घटाएंगे तो 5,000 रुपये हमारा कंट्रीब्यूशन आ गया।
ठीक है। अगर हम ऐसे नहीं करना चाहें या फिर ऐसी पूरी जानकारी अपने को नहीं हो तो अपने को फिक्स कॉस्ट और प्रॉफिट दे रखा है, तो भी अपने फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट कर देंगे, बराबर में जो आ जाएगा कंट्रीब्यूशन आ जाएगा। फिक्स कॉस्ट यहाँ पे है 2,000 रुपये, प्रॉफिट है 3,000 रुपये, तो फिक्स कॉस्ट और प्रॉफिट अपने को पता है दोनों का योग क्या है, कंट्रीब्यूशन के बराबर होता है, तो हमारा 5,000 रुपये कंट्रीब्यूशन आएगा। तो इस प्रकार से अपने को अगर पता है कि सेल्स के 3 घटक क्या हैं और तीनों का योग जो है सेल्स के बराबर होता है, वेरिएबल कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट और प्रॉफिट, ये अपने को पता है, तो अपने अंशदान की गणना किसी भी तरीके से कोई भी सूचना हमें सवाल में दे दे, हम दी हुई सूचना के आधार पर कंट्रीब्यूशन की गणना कर सकते हैं। आगे अपन देखेंगे लाभ मात्रा अनुपात या अंशदान अनुपात। ये तो हो गया कंट्रीब्यूशन। अब इस कंट्रीब्यूशन का, इस अंशदान का कुल सेल वैल्यू के साथ क्या रेशियो है, क्या अनुपात है, उसे कहते हैं लाभ मात्रा अनुपात या अंशदान अनुपात या पीवी रेशियो, प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो। इसका फार्मूला वही है, कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल इंटू 100, यानी ऊपर कंट्रीब्यूशन रहेगा, नीचे हर में सेल्स रहेगी, गुना 100, ये हमारा पीवी रेशियो आ जाएगा। अब ये भी आप फार्मूला किसी प्रकार से भी लिख सकते हो, क्योंकि ऊपर जो है कंट्रीब्यूशन लिखा है, तो कंट्रीब्यूशन का फार्मूला है एस माइनस वी, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट, वो भी कंट्रीब्यूशन है, या एफ प्लस पी, फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट भी कंट्रीब्यूशन है। तो किसी भी तरीके से अपने को ऊपर कंट्रीब्यूशन लेना है तो नीचे हमें सेल लेनी है, तो कंट्रीब्यूशन बटा सेल्स इंटू 100, ये हमारा क्या है, पीवी रेशियो का फार्मूला है, इससे हमारा पीवी रेशियो आ जाएगा। पीवी रेशियो से हमें ये पता लगता है कि हमारी बिक्री का कितने % हिस्सा हमारा अंशदान है। ठीक है, ये जितना ज़्यादा होगा उतनी हमारी लाभ होने की संभावना ज़्यादा होगी, या यूँ कहूँ कि ये जितना ज़्यादा होगा उतना ही सेल्स में वेरिएबल कॉस्ट कम होगी, और जितना ये कम होगा उतना ही सेल में वेरिएबल कॉस्ट ज़्यादा होगी। अभी इसी फार्मूले में अपने देखें, इसी एग्जांपल में कि पीवी रेशियो क्या निकलेगा। तो पीवी रेशियो क्या, हमारा कंट्रीब्यूशन क्या था 5,000 रुपये और सेल्स हमारी आ रही है 10,000 रुपये, तो पीवी रेशियो क्या होगा 5,000 अपॉन 10,000 इंटू 100, यानी 50% हमारा यहाँ पे पीवी रेशियो आ गया। तो ये क्लियर हो गया। पीवी रेशियो क्या होता है, कंट्रीब्यूशंस का सेल्स के साथ जो रेशियो है, जो अनुपात है, वो हमारा पीवी रेशियो है। ये हमें बताता है कि प्रॉफिट और फिक्स कॉस्ट के लिए हमारे पास कितना जो है सेल्स का हिस्सा उपलब्ध है, क्योंकि इसके अलावा जो सेल्स का हिस्सा है वो वेरिएबल कॉस्ट में जाता है। तो ये जितना ज़्यादा अनुपात पीवी रेशियो होगा उतना ही हमारे पास प्रॉफिट होने की संभावना ज़्यादा होगी, और जितना ये कम होगा उतनी हमारे पास प्रॉफिट कम होने की संभावना होगी, क्योंकि ये ज़्यादा होने का मतलब ये है कि हमारी वेरिएबल कॉस्ट कम है और हमारे पास फिक्स कॉस्ट को कवर करने के लिए ज़्यादा अमाउंट है, उसको कवर करने के बाद भी हमारे पास ज़्यादा प्रॉफिट बचने की संभावना है। तो इसलिए ये प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो इसको बोलते हैं, कि लाभ की मात्रा को निर्धारित करने में योगदान देता है। अब तो ये हो गया, हमारे पास अंशदान भी दे रखा है, सेल भी दे रखी है, हमने पीवी रेशियो निकाल लिया। कई सवालों में दोस्तों ये दोनों नहीं दिए होते, हमें अंशदान नहीं देता, ना ही हमें वेरिएबल कॉस्ट देता है, ना ही प्रॉफिट देता है, और ना ही हमें फिक्स कॉस्ट देता है। हमें 2 चीज़ें देता है, एक तो किसी अवधि का प्रॉफिट और उस अवधि की सेल, उसके अलावा दूसरी अवधि का प्रॉफिट और उस अवधि की सेल। तो 2 अवधियों के तुलनात्मक अध्ययन के आधार पर भी अपने पीवी रेशियो की गणना कर सकते हैं। वो कैसे करेंगे, उसका फार्मूला सिंपल है, चेंज इन प्रॉफिट, यानी जिन 2 अवधियों की, जिन 2 पीरियड्स की अपने बात कर रहे हैं उनमें जो लाभ में अंतरा है वो, बटा चेंज इन सेल, यानी उनकी जो बिक्री में जो अंतरा है वो। तो चेंज इन प्रॉफिट अपॉन चेंज इन सेल इंटू 100, तो हमारा क्या आ जाएगा, पीवी रेशियो आ जाएगा। जैसे एग्जांपल हम लेंगे यहाँ पे 2011 में मान लीजिए किसी फर्म की सेल्स है 20,000 रुपये और प्रॉफिट है 2,000 रुपये, और 2012 में उस फर्म की सेल जो बढ़कर 20,000 से कितनी हो जाती है 30,000 रुपये, और प्रॉफिट हो जाता है 5,000 रुपये। तो यहाँ पे चेंज इन प्रॉफिट क्या आया, 2,000 से 5,000 हो गया, यानी 3,000 रुपये प्रॉफिट में वृद्धि होगी। और चेंज इन सेल क्या आया, 20,000 से 30,000 होगी, यानी सेल में 10,000 की वृद्धि होगी। तो पीवी रेशियो हमारा क्या होगा, चेंज इन प्रॉफिट अपॉन चेंज इन सेल्स, यानी 3,000 बटा 10,000 इंटू 100, 30% जो हमारा क्या आ गया, ये पीवी रेशियो आ गया, प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो आ गया। अब आपके पास प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो आ गया। प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो से अपने को ये पता लग जाएगा कि सेल्स में से कितना हिस्सा कंट्रीब्यूशन का है, और जब हमें ये पता लग जाएगा सेल्स में से इतना हिस्सा कंट्रीब्यूशन का है, तो हम उस कंट्रीब्यूशन के हिस्से में से अगर प्रॉफिट को कम कर दें तो हमें ये भी पता लग जाएगा कि फिक्स्ड कॉस्ट इतनी है। अगर इसी सवाल में मैं देखूं कि भी फिक्स कॉस्ट कितनी है, तो फिक्स कॉस्ट निकालनी हो तो अपने कैसे निकालेंगे, मान लीजिए 30% हमारा कंट्रीब्यूशन आ गया और हमारी 2012 की सेल है 30,000 रुपये, तो 30% इंटू 30,000 यानी 9,000 रुपये हमारा कंट्रीब्यूशन है। कितना कंट्रीब्यूशन है, 9,000 रुपये हमारा कंट्रीब्यूशन है, और हमें प्रॉफिट दे रखा है 2012 का कितना, 5,000 रुपये। तो 9,000 में से 5,000 प्रॉफिट घटाएंगे तो 4,000 हमारे पास क्या आ जाएगी, फिक्स्ड कॉस्ट आ जाएगी। इस प्रकार दोस्तों अपने फिक्स कॉस्ट
की भी गणना कर ली। तो इस प्रकार से जब हमारे पास पूरे आंकड़े नहीं हो, दो अवधियों की तुलना कर रहा हो, तो दो अवधियों की तुलना करने की स्थिति में दोनों अवधियों का प्रॉफिट का अंतर और दोनों अवधियों के सेल का अंतर अपने लेंगे। दोनों प्रॉफिट का अंतर बटा सेल का अंतर इंटू 100 करेंगे तो हमारे पास पीवी रेशियो आ जाएगा। उस पीवी रेशियो के उपयोग से अपने चाहें तो फिक्स कॉस्ट की गणना भी कर सकते हैं, क्योंकि पीवी रेशियो इंटू सेल्स इज इक्वल टू कंट्रीब्यूशन एंड कंट्रीब्यूशन माइनस प्रॉफिट इज इक्वल टू फिक्स्ड कॉस्ट। आशा है आपको जो टॉपिक बताएं वो समझ आए होंगे। बाकी अपने नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू रखेंगे। धन्यवाद आपका।